फाइनली दोस्तों आज आप सबके लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के टॉप 10 MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा जो कि 5 नंबर का होता है, तो आप अच्छी तरह से देखिएगा तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें यह जो है सेट 8 है। अगर आपने सेट 1 से लेकर 7 तक का वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और आप अगर 1 से लेकर 10 तक सेट कर लेते हैं और अच्छी तरह से समझ जाते हैं और अपने कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये जो सेट है वो सभी के सभी गिना गुथा सा सब प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो एक बार जम के शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से चलते हैं, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और आपको जो भी चीज़ पढ़ाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए इसमें 1 नंबर प्रश्न बोला जाए कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, तो इसके बारे में उत्तर देखेंगे कि 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर उसे हड़प लिया। और समझिए 1990 में क्या हुआ, इराक कुवैत पर हमला किया और फिर उसे क्या किया, हड़प लिया। मतलब जैसे एक स्थान है और इसे इराक ने क्या किया, उस पर हमला किया और यहाँ के सैनिकों को मार उड़ दिया और फिर उस जगह को इराक में मिला लिया। किसमें, इराक में। अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया। कौन था, इराक। कौन कर दिया, इराक अपना 19वां प्रांत घोषित किया। किसको, कुवैत को। तो इसके विरोध अमेरिका, कौन इसके विरोध में तो चला गया। मान लीजिए कोई राज्य का अपने हड़प रहे हैं या कोई जगह को हड़पिएगा तो कोई ना कोई तो आपको बोलेगा। तो उसी प्रकार क्या किया, अमेरिका ने बोलना स्टार्ट कर दिया, जिसमें 34 देशों के 6,60,000 सेना की सहायता से कुवैत से इराक कब्जा समाप्त करने के लिए अभियान चलाया। इसे ही ऑपरेशन डेजर्ट कहते हैं। और इसके बाद चलिए जो अमेरिका जो है ना 34 देशों की सहायता से, इतनी सेना की सहायता से वह कुवैत के जो हमला किया था उस पर क्या किया, ईरान की कब्जा को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया। उसे ही डेजर्ट करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और इसे आप अच्छी तरह से याद करिए। 2 नंबर का था, उसके बाद आपको 5 नंबर की मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। और ये आपके 5 नंबर का है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दिखाते हैं कैसा है। चलिए धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। 2 नंबर देखिए, वैश्वीकरण के कौन कौन से लाभ है। ये जो वैश्वीकरण होता है इसके कौन कौन से कारण, जब विश्व जो व्यापारी होता है उसे हमें क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में समझेंगे। तो वैश्वीकरण के निम्नलिखित लाभ है, जो कि सही बात है कि वैश्वीकरण से हमें जो लाभ होता है वह बहुत होता है। जैसे पूंजी के प्रवाह में वृद्धि होती है। मान लीजिए हम बेच रहे हैं 5 रुपये में अमेरिका में, और जो हमारे जैसे मान लीजिए हम इंडिया में बेच रहे हैं 5 रुपये और हमें अमेरिका में मिल रहा है कितना, 20 रुपया, तो हम कहाँ भेजेंगे, अमेरिका भेजेंगे। ज़्यादा खासकर कोशिश रहेगा। तो ये हमारे क्या रहा है, पूंजी में वृद्धि हो रहा है। साथ ही साथ क्या रहा है, तकनीकी का आदान प्रदान हो रहा है। ये अमेरिका हो गया, ये भारत हो गया। यहाँ की तकनीकी इधर आ रहा है, यहाँ के यहाँ आ रहा है। मतलब दोनों के जो है ना अच्छा करने का हुनर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे क्या कहते हैं, वैश्वीकरण में ही लाभ होता है। वैश्विक संबंध में सुधार आया, बिल्कुल वैश्विक में सुधार आया। विकासशील देशों को विकास में गति आई, और जो विकासशील देश है और जो विकासशील देश नहीं है उसमें भी गति आ गया। मान लीजिए अमेरिका डेवलप नहीं, अमेरिका डेवलप है और अमेरिका से अगर इंडिया आती करने लगा, दोस्तीदारी करने लगा, तो क्या होगा, इंडिया भी डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही कहलाता है। ठीक है, देशों के बीच दूरियां घटी और यहाँ पर जो दोस्तीदारी बनेगा तो एक देश दूसरे देश के आएगा, तो ये भी कहा जाता है कि देश के बीच की दूरियां घटने लगी। मानव तकनीकी कुशलता का विकास होना, कुशलता मतलब कि अच्छा व्यवहार मतलब अच्छा रहना, यही होना स्टार्ट हो गया। किसमें, तो मानव में। तो ये आपके लिए 5 नंबर का था जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको हम ईजी से ईजी वे में आपको समझाएं जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिए ताकि थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिल सके, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए आप 3 नंबर प्रश्न में, और ये भी आपके 2 नंबर प्रश्न का है और उसके बाद फिर आपके 5 नंबर का मिलेगा। तो 3 नंबर प्रश्न में कि भारतीय राजनीतिक में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए ये जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व होता है उसके बारे में बोला है, किस में, भारतीय राजनीतिक में। तो ऐसा पूछा जाता है कि ये जो कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ था ये कब हुआ था, इसके बारे में बताइए। देखिए सबसे पहले आप एक थोड़ा सा समझिएगा कि जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1977 में, लेकिन ये जो क्या है कांग्रेस, उससे पीछे वाली बात 1967 तक है, 1952। मतलब जो जनता पार्टी की स्थापना हुई ना उससे पहले की बात है। तो हम इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो भारतीय राजनीतिक में कांग्रेस के प्रभुत्व का मतलब कि केंद्रीय व राज्य दोनों स्तर पर सत्ता में कांग्रेस का वर्चस्व भारतीय राजनीतिक नहीं है। इसका काल जो है 1952 से लेकर 1967 था। क्या होता है, सत्ता में नहीं काल हो रहा, इसका वर्चस्व जो है ना भारतीय की राजनीतिक में नहीं है। किसका, तो कांग्रेस का। अब देखते हैं भारतीय में जो है कांग्रेस पार्टी का अब नहीं चलता है, अब बीजेपी चलता है, भाजपा जैसे कहते हैं। ठीक है, यही हमारा हो गया। लेकिन अब जो है कितना, और इसका जो काल था 1952 से लेकर 1967 था ही। और फिर उसके बाद बता दें कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया, मतलब एक दूसरे का विभाजित होना स्टार्ट हुआ। किस में, तो 1969 में। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि आपको याद करना बहुत जरूरी है।
तो चलिए आप आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है और ये 5 नंबर का है। अगर आप ये लिख दीजिएगा तो आपको कोई भी 5 नंबर का नहीं रोक सकता, तो इसे आप अच्छी तरह से जरूर याद कर लेंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न में कि राष्ट्रपति के अधिकार व कार्यों को लेकर, ये जो राष्ट्रपति होते हैं जिसे हम आप जैसे हो गया राष्ट्रपति, वो सब क्या होता है, उसका कार्यकाल के बारे में बताना है। इसका क्या कार्य हो सकता है, इसका क्या अधिकार है, इसके क्या पावर है किसके, राष्ट्रपति के पास। तो उत्तर समझेंगे, राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, संवैधानिक प्रधान होते हैं। जैसे संविधान होता है उस प्रकार का यह संविधान होते हैं। यह देश के प्रथम नागरिक व 3 सेना से सुप्रीम कमांडर होते हैं। कितने होते हैं, यह देश का प्रथम नागरिक होता है और 3 सेना कमांडर से सुप्रीम कमांडर होते हैं। देश का शासन इन्हीं के नाम से चलाया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इनका अधिकार कार्य से देखिए, इसके बारे में समझिए। ये जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह क्या होता है, प्रथम नागरिक होते हैं। जो कौन होते हैं, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं। साथ ही साथ 3 सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। सुप्रीम कमांडर जो कि आप जानते भी होंगे क्या होता है, देश का शासन इन्हीं के नाम से चलता है। क्या नहीं, किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से चलता है। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री का 5 साल का कार्यकाल होता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति का भी 5 साल का ही कार्यकाल होता है। और इसके जो लाभ बता दें, जो कि इसे 5 नंबर का, इसे ईजिली आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर याद नहीं करेंगे तो आपको 5 नंबर छूट सकता है। चलिए, इनका जो अधिकार व कार्य मतलब पावर है और इसका वर्क है, क्या क्या कार्य कर सकते हैं और क्या क्या अधिकार हो सकता है। तो प्रधानमंत्री उनके सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मतलब प्रधानमंत्री जो इसको सलाह देते हैं वह अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कमांडर हो गया पूरा, इसमें 100 कमांडर है और यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति है और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इनको सूचना दिया, ठीक है, सलाह दिया कैसे काम कीजिए और ये इसको करेंगे। और ये सलाह दिए, मतलब ये सलाह दिए और ये नहीं मानने तभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति। ये तो चलिए इसके बारे में छोड़िए, ये आप इजीली तरीका ये समझिए। देश के सभी प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। कौन थी, हमारे राष्ट्रपति। किसी भी पद, IAS हो गया, ये कोई भी छोटा मोटा कोई भी हो ना, उसको ही हटा सकते हैं, पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। संसद में बजट पेश कर, बजट मतलब पैसा होता है, ये पेश कर सकते हैं। कौन थी, हमारे राष्ट्रपति। युद्ध और शांति की घोषणा करना इसी के हाथ में होता है, किसके, राष्ट्रपति के हाथ में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए ये देखिए आपके सामने, लोकसभा में 2 राज्यसभा और 12 सदस्य का मनोनयन करना इन्हीं का काम होता है। और थोड़ा सा समझिएगा, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, उसे बोलना तो नहीं चाहते तो बोल देते हैं। देखिए, एक समय था प्रधानमंत्री और एक था सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पर कमांडर था, ठीक है। तो ये कमांडर के जो मालिक थे, ये सब कमांडर जो होता है ना, फौज सब, इनका जो मालिक थे कौन थे, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे, प्रधानमंत्री थे प्रथम बार, और ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उस समय जो था ना, उसको आज्ञा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि इसको सेना भेजने के लिए, बट ये सेना नहीं भेजे थे। यह आपको शायद ये कश्मीर समस्या में बारे में हुआ था, आप पढ़े होंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये वीडियो में आपको समझाने में इतना बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम आप इसको इस वीडियो में नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न की संवैधानिक व्यवस्था के संकट से आप क्या समझते हैं। जो संविधान में कुछ संकट व्यवस्था होता है उसके बारे में समझिए, क्या क्या संकट आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रश्न अच्छी तरह से याद करना पड़े। प्रश्न अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं और समझ जाते हैं तो आप उत्तर अपने मन से लिख सकते हैं। तो ज़्यादा कोशिश करिएगा कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए अब ये में देखिए, लोक उत्तर में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जनमत मतलब जनता के पर आधारित है। किस पे, जनमत मतलब क्या था, जनता पर आधारित है। लेकिन जब शासन जनादेश मतलब जनता के देश में नहीं रहता है, निरादर करता है। निरादर मतलब किसका, कोई या स्वेच्छाधारी ढंग से काम करके लोगों की इच्छा के दमन करता है। लोगों की इच्छा के, देखिए दमन करना मतलब उसके दबा देना। मतलब ये जो हम अगर डिमांड कर रहे हैं कि मोदी जी या किसी अति में कर रहे हैं, अपने भारत में कर रहे हैं कि हमें जो बच्चे सब के है ना, उसके लिए हम कुछ काम करना चाहते हैं। जैसे आप नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया बिहार में, तो वहाँ पर एक टावर लगाना जरूरी है। तो ये हो गया मेरा इच्छा हो गया और मेरे इच्छा को दबा दिया गया, मेरे इच्छा को दबा गया। जैसे मान लीजिए कि मैं वहाँ पर नहीं लगा तो ये मेरे इच्छा को दबाया जा रहा है, तो यही कहलाता है। तो तब क्या होता है, तो ये लोगों के द्वारा उसका विरोध प्रारंभ हो जाता है, उसे ही संवैधानिक व्यवस्था कहते हैं। और उसे क्या करते हैं कि उसके दबाव को, मतलब जो इच्छा था उसको पूर्ति नहीं कर पाता है, फिर बाद में उसे क्या करता है, उसके दबाव करना, लोगों उसका विरोध करना स्टार्ट कर, किसका, संवैधानिक व्यवस्था है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी तरह से हम समझाए और ये मेरा अपने लैंग्वेज में समझाया, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है कि ये भी आपके कितने, 5 नंबर का प्रश्न है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद जरूर कर लेंगे। चलिए देखिए, द्विध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं, द्विध्रुवीय विश्व से क्या समझते हैं। तो थोड़ा सा आप सब कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, 1945 से लेकर 1991 तक शीतयुद्ध चला था। क्या चला था, शीतयुद्ध, जो कि जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उसी के बारे में द्वितीय विश्व युद्ध। और उसके बाद जो अंत हो गया
1945 से लेकर 1991 तक, उसके बाद ये हुआ था। तो हम पहले उसका उत्तर देख लेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे महायुद्ध जिसका समापन मतलब समाप्त 1945 में हुआ, इस युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो महाशक्तिशाली देशों का उदय हुआ। क्या हुआ? मतलब जब द्वितीय या दूसरे महायुद्ध जो समाप्ति हुआ, उसके बाद क्या हुआ? दो महाशक्तिशाली देश का उदय हुआ। इन दोनों देशों के उदय के फलस्वरूप विश्व दो अलग अलग गुटों में बंट गया। क्या हुआ? मतलब दो देश अलग अलग जो विभाग हुआ था, महाशक्ति जो उभरे थे। और कहा जाता है कि इन्हीं दो कारणों से, मतलब जो अमेरिका और सोवियत संघ के थोड़ा सा महाशक्ति में आने का उदय के कारण ही थोड़ा सा भारत के में भी आज़ादी का कारण बन सकता है। मेरे ख्याल से लगता है कि हाँ, ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि 1945 में तो ये महाशक्तिशाली युद्ध हुआ था और 1947 में मेरा भारत आज़ाद हुआ है, आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए, और इसके बारे में दो अलग अलग गुटों में बट गया, जिससे अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेता बना, पूंजी मतलब पैसा का, और वहीं रूस समाजवादी गुटों का। और इस तरह दोनों महाशक्तिशाली के बाद विश्व दो राजनीतिक गुटों में बट गया। और फिर बाद में क्या हुआ? जैसे अमेरिका हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, आपको चित्र के तरीका से समझाते हैं। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है? सोवियत संघ है और यहाँ पर अमेरिका है। ठीक है, दोनों है, और इन दोनों के बीच बहुत अच्छा संबंध था। बाद में क्या हुआ? 1945 में, 1945 के बाद ये उभर गए दोनों के दोनों एकदम गुस्सा वाली बात से। तो दोनों के दोनों बीच में एकदम युद्ध होता नहीं था, बट ये बातचीत नहीं, तो गाला गलौज होता है। जैसे आप अपने गांव में देखिएगा, आपकी जो कोई रहती है बगल में, वहाँ पर थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा होता है, तो मारा पीटी नहीं होता है, वास्तव में सिर्फ गाला गलौज होता है। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये था 5 नंबर, ये आपके लिए 5 नंबर 2 नंबर दोनों की फिक्स काम आ सकता है। चलिए, ये आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपके ज्योग्राफी वाले के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही खास है। पॉलिटिकल साइंस वाले के है तो है, ये ज्योग्राफी वाले के तो और स्टूडेंट के लिए खास है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार ज्योग्राफी में भी पूछा गया है। क्योंकि पर्यावरण के बारे में बोला था, ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, ये भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? यही ना पढ़ते हैं, पर्यावरण के बारे में, सुरक्षा के, यही ना। ठीक है, उत्तर में देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा आज विश्व के लिए चिंता बन गई। सही बात बोल रहे हैं। क्या करिए? ये जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा के लिए विश्व में चिंता बन गई कि हमें सुरक्षित रहना है, तो पर्यावरण को रखना जरूरी है। विश्व के प्रत्येक नागरिक का यह आज कर्तव्य बन गया है कि अपने संपूर्ण ताकत और शक्ति से पर्यावरण की सुरक्षा करें। इसके लिए उठाए गए प्रमुख कदम क्या है? निम्नलिखित है। मतलब इसके द्वारा कहा जा रहा है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जब तक हम सब पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे, जब तक सांस नहीं ले पाएंगे, तो कैसे हम सब जिंदा रह पाएंगे? उसको नहीं देंगे तो उसको नहीं लेंगे, यही कहलाता है। अगर पर्यावरण रहेगा तभी हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो जल्दी के जल्दी मर देंगे। तो उसके द्वारा जो उठाया गया कदम है वह प्रमुख निम्नलिखित है, जो कि इसके आधार पर ऊर्जा का उत्पादन करना है, उससे वायु ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, अतः इसके वैकल्पिक स्रोत तलाश की जाए। मतलब अच्छा सा वैकल्पिक होना चाहिए कि अच्छा, जैसे ये जो हुआ ना ऊर्जा उत्पादन, उससे बेहतरीन तरीका अपनाना चाहिए ना, तो ये इससे हमारे क्या होते हैं? वायु प्रदूषण हो रहे हैं। ठीक है, वाहनों के सिलेंसर से निकलने वाले धुआं जिससे वायु प्रदूषण खतरा ज़्यादा होता है, अतः ऐसे वाहनों का निर्माण किया जाए जिससे धुआं ना निकले। जैसे बैटरी वाला जो देखे होंगे गाड़ी, बैटरी वाला समझते हैं ना कि हाँ, उससे क्या कहते हैं? टैक्सी भी कहते हैं, थोड़ा सा ये समझिएगा। तो ये जो होता है उसमें धुआं नहीं निकलता। जैसे मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गया, ये सब क्या होता है? उन समय से सिलेंसर के माध्यम से धुआं निकलता है, ये हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। चलिए आगे चलिए, संचार के साधनों तथा शिक्षा संसाधन पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए। मतलब जो संचार हो जाए कि संचार मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, ये कहलाता है। आपको पढ़ा है। शिक्षण, किसी को समझाए कि ये जो है ना पर्यावरण को अच्छा से अच्छा बचाने की कोशिश, जागरूक करें। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। हमारे प्राचीन संस्कृति पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर देती थी, उसका प्रोत्साहन किया जाए। मतलब जो हमारे प्राचीन लोग होते हैं, जैसे हमारे पुरखों जो थे, वो क्या करते थे? वह पर्यावरण पे बहुत ही जोर देते थे। वही कहा जा रहा है कि इस पर आपको देना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण संरक्षण दिशा में कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया। मतलब जो पर्यावरण को जो अच्छा खासा काम कर रहे हैं उसको क्या करना चाहिए? पुरस्कार देना चाहिए। ठीक है, नोबेल पुरस्कार, जो भी पुरस्कार हो, ये पुरस्कार अवार्ड देना चाहिए। किनको? जो पर्यावरण को सुरक्षित रहे। सही बात, देना चाहिए। ऊर्जा के नवीन संसाधनों का पर बल देना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना चाहिए। मतलब उसको सही ढंग से काम करने, विवेक मतलब कि सही ढंग से कार्य करना चाहिए। किस पे? तो प्राकृतिक संसाधनों में, जो कि अगर आप ये याद कर लेते हैं तो हम तीनों स्टूडेंट के लिए कहते हैं, जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है और ज्योग्राफी के लिए तो बेस्ट है, बेस्ट एकदम क्या कहें उसके लिए, तो हम कहेंगे कि घोर के पी जाइए, इतना हम इतना कहेंगे ये प्रश्न को। ठीक है, चलिए अब आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है और ये है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये भी कह रहे हैं तनाव समतुल्य क्या है, ये 5 नंबर के। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि तनाव समतुल्य क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तनाव समतुल्य के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, ये लिख दीजिए। किसी प्रकार का सिर्फ तनाव समतुल्य दिख जाएगा तो आपको ये प्रश्न लिख देना, ठक्का दरा के 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए। दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में 2 ताकतवर देशों का उदय हुआ। अभी जस्ट बताए थे कि 2 ताकतवर देशों का उदय हुआ था, जो कि अमेरिका और सोवियत संघ था, जिसे रूस भी बोलते हैं, जिसमें अमेरिका उदारवादी पूंजीवाद और सोवियत रूस समाजवादी विचारधारा का प्रवर्तक बना, जो कि हम आपको पहले बताए इसी वीडियो में। विचारधारा के फैलाने के प्रश्न पर दोनों ही देशों के वैचारिक मतभेद छिड़ गया। क्या हुआ? दोनों ही देशों के बीच क्या हुआ? मतभेद छिड़ गया। अब मतभेद छिड़ने का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये देश है, ये देश है, दोनों देश के बीच झगड़ा नहीं हो रहा है, बम फेंका नहीं हो रहा, बट आप देखिए गांव आपका यहाँ पर आपके जो अड़ोस पड़ोस में आदमी जो रहता है वो झगड़ा होता है तो क्या करता है? गाला गलौज करता है कि नहीं करता है? गला मारपीट देखे कभी भी नहीं देखते, बहुत कम। 90+ चांस है कि आप 90+ जैसे गाँव में देखे होंगे तो 90% रहता है कि मारपीट कम होता है, बट जो 90+ जो होता है गाला गलौज से ही समाप्त हो जाता है। तो ये हमारे गाँव की तरह है, उसी प्रकार ये शीत युद्ध था। ठीक है, विचारधारा फैलाने में प्रश्न ये बता दिए। इसी शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच घृणा, दोष और टकराव। अभी जस्ट बोले घृणा मतलब घृणा करना किसी देश से, दोष इसके बीच में अंदर कुछ न कुछ निकालना, टकराव के होता था लेकिन मारपीट नहीं होता था। स्थिति इतनी ज़्यादा हो गई कि जिसके कारण तीसरे महायुद्ध जैसा माहौल उत्पन्न हो गया। अतः इस माहौल को कम करने के लिए दोनों देशों ने अपनी घृणा दोष भावना को कम किया और बाद में क्या हुआ? इस दोष, घृणा, दोष और टकराव की स्थिति को कम कर लिया। कौन? तो ये दोनों देश, जिसे USA और USR, जिसे रूस बोलते हैं और अमेरिका बोलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोष की भावना को कम किया, जिसके बीच उनके बीच सहयोग सामान्य बड़ा, जिससे शीत युद्ध की स्थिति में कमी आई, जिसे ही तनाव समझते। तनाव मतलब क्या होता है थोड़ा समझिए। तनाव मतलब किसी अगर ये साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट इसमें होंगे तो इसको पता होगा कि तनाव क्या होता है, कि कोई आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो उसे ही तनाव कहते हैं, उसे बार बार कुछ गलत काम करने में रोकना चाहिए, तो यही तनाव समतुल्य होता है। उसी प्रकार ये अमेरिका है और सोवियत संघ जो गलत कार्य उठाते हैं उस पर रोक के लिए ये उठाते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए समझ में आ गया। और ये 9वां नंबर प्रश्न है, जो कि आपके 5 नंबर प्रश्न के हैं और आप इसे अच्छी तरह से जरूर देखेंगे। चलिए, विश्व राजनीतिक में अमेरिका के प्रभुत्व के कारणों को लिखे। और आपको हम क्यों बता रहे बार बार देखने के लिए, और आपको विश्वास नहीं है तो जाके हम कह रहे हैं प्यारे दोस्तों, जो आप हमें मानिए। देखिए, अगर आप मेरा थोड़ा सा भी बात मानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम का होगा, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जो सब्जेक्ट का आप खोजिएगा सब्जेक्टिव, वो सब्जेक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। विश्व राजनीति में अमेरिका के प्रभुत्व कारण निम्नलिखित है। ये भी आपके 5 नंबर प्रश्न लिखिएगा तभी 5 नंबर मिलेगा। हम बोल देंगे यहाँ पर पढ़ा देंगे, अगर आप नहीं याद कीजिएगा तो कहिए ज़िंदगी में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, नई व्यवस्था की रचना। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कीजिए, अगर आप कॉपी पे नहीं लिखना चाहते तो यहीं पर 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अमेरिका जब विश्व राजनीतिक में एक ताकतवर देश के रूप में उभरा तो वे ऐसी व्यवस्था की रचना करना चाहते थे जिससे कानून का शासन हो, साथ ही साथ सभी भय से मुक्त हो, किसी के अधिकार में दखल अंदाजी न करे। देखिए, थोड़ा समझिए, नई अर्थव्यवस्था के क्या होता है। नई अर्थव्यवस्था की स्थापना जो हुआ था 1991 में या 1990 में हुआ था, ये आप कंफर्म कर दें कितने में होता है। ठीक है, तो ये देखिए, नई अर्थव्यवस्था की जो होती है उस समय जो अमेरिका आज़ाद हुआ था। ठीक है, किससे? तो ये हमारी विश्व राजनीति जो शीत युद्ध है उससे आज़ाद हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो मुक्त होकर किसी भी अधिकार दखल अंदाजी नहीं करना, मतलब जो अमेरिका चाहता था किसी भी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, कोई भी कानून का शासन हो। अमेरिका में क्या कानून का शासन बहुत है, लेकिन इंडिया में इतना नहीं है। तो ये आपके कारण था जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरे नंबर प्रश्न में देखिए यही है, उसका पॉइंट नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था का साझेदारी संचालन संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए की गई थी। किसकी? ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। किस लिए? विश्व में शांति स्थापना करने के लिए। इसके संविधान में यह कहा गया कि सभी देश उसके आदेश का पालन करेंगे, लेकिन इसने बार बार वीटो का प्रयोग किया और 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। किस पे? देखिए, ये क्या हुआ, अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। कौन? तो ये हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर क्या हुआ, आक्रमण करके 2003 में इराक पर आक्रमण के लिए इससे साझेदारी का परिचय दिया था, जो कि हम आपको जब बताए थे इराक पर जो आक्रमण किए थे 1990 में, और इसे किस प्रकार अमेरिका ने इसका विरोध किया था, ये अब आपको पहले भी बता दिया, प्रश्न संख्या कुछ पहले था। आगे चल, दमनकारी कूटनीति का प्रयोग। दमन कूटनीति का होता है कि किसी गुट में अलट फलट बोल देना, ये होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के चार्टर में कहा गया था कि कोई देश किसी दूसरे देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसी प्रकार जब 1954 में
कब हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। वही बोला गया था कि किसी की दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी प्रकार ये भी हुआ था कि चार्टर में कहा गया कि कोई भी देश किसी के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मान लीजिए अमेरिका एक घरेलू देश है और संयुक्त राष्ट्र घरेलू देश नहीं है, तो अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ है जो अमेरिका पर हमला नहीं करेगा, यही कहला था। लेकिन अमेरिका कभी मानवाधिकार की दुहाई लेकर तो कभी आतंकवाद के आधार पर विश्व में अपना दबदबा कायम है। मतलब अमेरिका इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसका दबदबा बहुत ही बढ़ने लगा। किसका? तो अमेरिका का। ठीक है, जो कि आपके लिए समझ में आ गया होगा। चलिए ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता, यह अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेशनल जो विवाद था उसके बारे में अमेरिका के प्रभुत्व का यह भी एक प्रमुख कारण है कि जब दो देशों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उन विवादों को दूर करने के लिए अमेरिका बिचौलिया की भूमिका खड़ा होता है। बिचौलिया की भूमिका मतलब कि बीचों बीच में खड़ा होता है। जैसे यहाँ पर एक देश हो गया यहाँ पर, तो ये बीच में खड़ा होता है कौन? तो अमेरिका हो जाता है। ठीक है, चलिए, और उन दोनों देशों के बीच विवाद को समाप्त करके उन पर अपना प्रभाव डाल लेते हैं। कौन? तो हमारे अमेरिका। मतलब क्या करते हैं? दो देश है, चलिए ये बता दिए, और यहाँ पर अमेरिका है और दोनों देशों के बात सुनते हैं और दोनों देश को निपटा देते हैं और उस पर क्या कर लेते हैं? अधिकार जमा लेते हैं, प्रभाव जमा लेते हैं। कौन? तो ये अमेरिका। और ये आपके इसके अलावा सर्वसत्ताधारी व्यवस्था और आतंकवाद का निराकर करके नई अर्थव्यवस्था का विरोध करके विश्व शांति में स्थापना करके आज अमेरिका ने विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का काम किया है। और विश्व अमेरिका कितना प्रभाव चलने लगा है कि मत पूछिए। जब ये देखिए, ये आपके 5 नंबर का प्रश्न अगर याद कर लीजिएगा तभी 5 नंबर मिलेगा। अब सोचिएगा कि हम 50-100 वर्ड का लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। आपको जहाँ लिखा रहेगा 150 वर्ड, तो 150 वर्ड में 5 नंबर का लिखिएगा तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। या तो 100 नंबर का भी 100 वर्ड में भी लिख दीजिएगा और आप इस तरह से लिखिएगा तो आपको 5 नंबर तो कोई क्या कहे, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए ये देखिए आपके सामने 10 नंबर प्रश्न, ये भी हल्का है, शॉर्ट है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके प्रमुख कार्य को लिखे। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखे, तो इसके बारे में समझ देंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए तथा आपसी संघर्ष के समाधान के लिए 24 अक्टूबर 1945 के इसकी स्थापना कार्य किए गए थे। विश्व राजनीतिक संघ क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखें। मतलब जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। क्यों हुई थी? तो ये महाशक्ति को जो शांति है ना व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, विश्व शांति के लिए स्थापना कर देने के लिए। तो कौन के थे? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के थे। चलिए उसका कुछ हम प्रमुख कारण देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करना था। किन का? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का था कि मेरा कहना कि विश्व शांति में रहे। दो देशों के बीच यदि विवाद चल रहा है तो मध्यस्थ बनकर उनकी विवादों को दूर करना चाहिए। कौन? ये संयुक्त राष्ट्र संघ था। लेकिन अमेरिका का जो कारण था वह 2 देश है और दोनों देश के विवाद चल रहा है तो दोनों देश को सुलझा तो देंगे लेकिन उस पर प्रभाव डाल देंगे। तो कौन? ये अमेरिका था। और ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ का था, दोनों देशों के बीच यदि विवाद चल रहा है तो मध्यस्थ बनकर दोनों बीच को दूरी कर रहे हैं। मध्यस्थ मतलब कि दोनों के बीच में रहकर और दोनों के बात को मिटा देना। मानव अधिकार की रक्षा करना, मानव के जो अधिकार है जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, वही की रक्षा करना होता है। कमजोर सदस्य देशों को आर्थिक सहायता देना, जो कमजोर देश है वो देश को क्या करना चाहिए? पैसा, आर्थिक, इकोनॉमी जो भी चीज़ें हैं, सेना उना सभी चीज़ें उसे सहायता मिलनी चाहिए। विश्व के आतंकवाद जैसी समस्या के विरुद्ध अभियान चला, मतलब विश्व में कोई भी आतंकवादी हमला हो रहा है तो उसके अभी क्या अभियान चलाना। तो ये हमारे किसका था? संयुक्त राष्ट्र संघ का था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इसे आप याद कर लेते तो 5 नंबर फिक्स है। और आपको बता दें कि आगे जो मिलेगा ये भी 5 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए थोड़ा सा। एक क्या है? 11 भारत बांग्लादेश विवाद पर, ये 5 नंबर का होता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो अगले अगर सेट देखना चाहते हैं तो ये देखिए पहले 3 ऑप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े स्टूडेंट्स। अगर आप देखना चाहते हैं तो चाहे देखिए ये कश्मीर समस्या के बारे में जो कि 2020, 2021, 2019 इतना लगातार में पूछा गया और हमें उम्मीद है कि 2022 में भी पूछेगा। और देखिए यहाँ पर देखिए भारत परमाणु, ये भी ठीक है, बहुत बेस्ट है। और ये तो हम आपको लिख के देते, ये आएगा तो आएगा, ठीक है। तो ये अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि ये अब आगे लाइक की नहीं वीडियो। 9 सेट हो गया है, सॉरी 8 सेट हो गया और 9 सेट आप देखिए। जिस भी स्टूडेंट को आप 9 सेट देखना है तो वो पहले सबसे पहले अपने दोस्तों में जम के शेयर करेंगे, तब आगे का वीडियो आएगा। अगर अभी तक शेयर नहीं करें तो गलत बात है मेरे दोस्तों। आप इतना आप सबके लिए हम कर रहे हैं काम और आप मेरे लिए ऐसा नहीं कीजिएगा तो बहुत गलत होगा ये, बहुत। तो आप सबके रिक्वेस्ट है आप सबसे
कि जम के बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और PDF के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, और ये PDF बाय कुंदन सर है जो कि आपको पढ़ा रहे हैं और आपको इतने मज़ेदार कमेंट के साथ आपको पढ़ा रहे थे, फनी ये मौजे के साथ। तो आइए आप सबको हम बता देते हैं कि अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो एक है आपको 8 PM में और एक है आपके कितना 6:30 PM में, जो कि दोनों क्लास आपके शाम को ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास का मजा लेना तो आप आके जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने सेट 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। हम यही कहेंगे देखिए, बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से समझाएं और आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो चैनल को ना अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लस में आप डिसलाइक करके जाइएगा, ठीक है। और कमेंट में जो मन की लिख कर जाइएगा, लेकिन अच्छा लगे तो अच्छा बात ही लिख के जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सभी का बना हुआ है तो देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले सेट में, जो कि अब आएगा 9, उसके बाद 10, इसके बाद अब जो आएगा सिर्फ 5 नंबर का आएगा। तो आप बने रहिए, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि हम बोलना भूल गए थे। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।